देखिए 2001 में जब मैं दिल्ली आया था तो मैं आया नहीं था, लाया गया था। एक उस आरोप में जिससे कोई लेना देना मेरा नहीं था। मतलब जब बहसबाजी हुई मेरी आतंकवादियों से जेल में रहने के दौरान, और उन्होंने चैलेंज किया कि भाई कोई भी अफ़गानिस्तान नहीं जा सकता, ये तो हम ही लोग हैं जो वहाँ से आ सकते हैं इंडिया में और कुछ भी कर सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी, उनके समाधि के साथ बदतमीज़ी की जाती है जूते चप्पल मारकर। तो उसको लाने के लिए मैं अफ़गानिस्तान जाने के लिए 2004 में तिहाड़ जेल से एस्केप हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी ट्रेंड और मैं हूं उदित आपके साथ। अटल सरकार के दौरान 2001 में दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस आता है, जिसका जिक्र तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक एक इंसान का जिक्र ना किया जाए, और वो है शेर सिंह राणा। बहरहाल शेर सिंह राणा जी की जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती है, यहाँ से सफर शुरू होता है। इसके बाद वो अफगानिस्तान गए, पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां वापस लाए। उसके बाद तमाम चीजें और हुई, और उसके बाद अब एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया है, और अब चीजें यहाँ से और आगे जाने वाली हैं। हमारे साथ खुद शेर सिंह राणा जी मौजूद हैं, और यही हमें आज बताएंगे कि पॉलिटिकल उनकी जो पार्टी है उसके आगे क्या सपने हैं, किस तरीके से काम करेगी, और वो खुद अपनी जबान से बताएंगे पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लाने की पूरी कहानी। सर, सबसे पहले तो पॉलिटिक्स में आने का आपने कैसे सोचा? देखिए 2016 में मैं जब रेगुलर बेल पर जेल से छूटा तो करीब 2 साल तक जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर मैं शामिल हुआ। पूरे देश के अंदर हजारों कार्यक्रम में जो समाज से जुड़े थे उसमें मैं शामिल होता रहा। और इन 2 साल के पीरियड में मैंने ये नोटिस किया कि एक्चुअली में इस समय सामाजिक संगठन से ज़्यादा ज़रूरत समाज को या देश को भी मैं कहूँगा, वो एक नए राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत है जो देश के लिए और समाज के लिए वो कार्य करे जो अभी तक कोई दूसरी पार्टी नहीं कर रही है। तो हमने एक यात्रा निकाली थी, 3 महीने की पद यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर वेस्टर्न यूपी में, SC/ST कानून के खिलाफ। और गाज़ियाबाद में जब उसका महासम्मेलन हमने किया जिसमें लाखों लोग एकत्रित हुए, और उन लाखों लोगों के आह्वान पे हमने फिर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का गठन किया। इसका जो मुख्य मकसद है वो ये है कि जो जनरल कास्ट है, जो अल्पसंख्यक समाज है, जो मुस्लिम राजपूत है, उनको उनका हक मिलना चाहिए, जो इस समय कोई पार्टी भी नहीं देती है। सर, मौजूदा दौर की राजनीति में जहां धर्म के समीकरण और जाति के समीकरण बहुत मायने रखते हैं, तो आप ये बताइए आपकी पॉलिटिकल पार्टी उससे किस तरीके से अलग होगी? क्योंकि जाहिर तौर पे जब आप चुनाव अगले चुनाव जब आप लड़ेंगे, 2024 के चुनाव अगर आप लड़ते हैं, तो धर्म का और जाति का भारत की राजनीति में बहुत एक अहम हिस्सा रहा है, और ज्यादातर चुनाव उस बेसिस पे लड़े जाते हैं, जो कि एक तरीके से गलत भी है, क्योंकि आप अलग धर्म और जाति का इस्तेमाल करते हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टी उससे किस तरीके से अलग होगी? देखिए मैं ये तो नहीं बोलता हूँ कि हम बिल्कुल उससे अलग होंगे, क्योंकि झूठ नहीं मैं बोलता हूँ। और क्योंकि ये मैं नहीं बोल सकता कि भाई हम जाति की बात नहीं करेंगे या हाँ धर्म की बात नहीं करेंगे, ये निश्चित बात है। क्योंकि देखिए पार्टी का जो गठन हुआ है, जो स्वर्ण जाति है उसके साथ जो भेदभाव होता है उसको ध्यान में रखकर ही राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का गठन किया गया। आप रुड़की से दिल्ली आए, उसके बाद 2001 से लेके अब तक 2019 तक कई अहम मौके आए, लेकिन दो अहम मौके आए जब एक बार 2001 में आपकी गिरफ्तारी हुई और 2014 में फैसला आया। उस मौके पर और 2014 में, उसके बाद जिंदगी किस किस तरीके से बदली है? देखिए 2001 में जब मैं दिल्ली आया था तो मैं आया नहीं था, लाया गया था। एक उस आरोप में जिससे कोई लेना देना मेरा नहीं था, तो वो ज़बरदस्ती लेकर आया गया था। ज़बरदस्ती ही कहूँगा मैं उसको, मतलब प्रेशर में लेकर आया गया था और फिर तिहाड़ जेल में डाला गया। और 2004 में जब मुझे पता चला भाई ऐसे अफ़गानिस्तान में हमारे जो आखिरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं उनके समाधि के साथ बदतमीज़ी की जाती है जूते चप्पल मारकर, तो उसको लाने के लिए मैं अफ़गानिस्तान जाने के लिए 2004 में तिहाड़ जेल से एस्केप हुआ।
जो कि अभी तक की सबसे बड़ी जेल एस्केपिंग मानी जाती है। फिर बांग्लादेश गया, पासपोर्ट बनवाया सर उससे एक बार पहले। इसका, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एक बार इसका जो है आप पूरा विस्तार से आप एक बार बताइए कि क्या वो स्टोरी रही, किस तरीके से आप तिहाड़ से भागे, उसके बाद जहाँ तक मुझे पता है कि आप बांग्लादेश गए थे, उसके बाद आप पाकिस्तान शायद आपका जाना हुआ था, या फिर वाया पाकिस्तान आपको सऊदी जाना था, जहाँ तक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जाना था, जी हाँ। तो वो एक बार जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो आपने किया, और वो शायद एक हाईलाइट है आपके जीवन का, अगर आपको लगता है शायद वो आपके जीवन का एक हाईलाइट है। मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर वाले ने खुद ही, मैं तो एक कठपुतली हूँ और ऊपर वाला है सारे काम करवाने वाला। आगे भी वही है करवाने वाली वो शक्ति है, क्योंकि मैं अपने आपको बता दूं बुद्धि से कुछ आज तक हुआ नहीं मेरे। सब जो है वो ऑटोमेटिकली ऐसे मुझे लगता है कि जैसे मेरा हाथ पकड़ के कोई करा देता है। जब 2004 में, 2003 में बल्कि, जब मालूम पड़ा कि भाई ऐसे ऐसे, मतलब जब बहसबाजी हुई मेरी आतंकवादियों से जेल में रहने के दौरान, और उन्होंने चैलेंज किया कि भाई कोई भी अफ़गानिस्तान नहीं जा सकता, ये तो हम ही लोग हैं जो वहाँ से आ सकते हैं इंडिया में और कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे चैलेंज इस बात का दिया कि चलिए अफ़गानिस्तान जाना तो बहुत दूर की बात है, पहले आप तिहाड़ जेल से ही निकल जाओ, हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, हम नहीं निकल पाते जेल से, तो आप पहले जेल से ही निकल के दिखाइए। तो जो मैं जेल से निकल पाया उसको ही मैं बहुत बड़ा, मतलब इसको हाईलाइट बोल लीजिए, या मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट मुझे मालूम नहीं है कि मैं कैसे निकल गया। तो ईश्वर है करने वाला, उन्होंने निकलवाया। निकलने के बाद जो है कैसे पासपोर्ट बना, कैसे फिर बांग्लादेश गया, ये स्टोरी बांग्लादेश हमारे जाने के व्यूअर्स बाद जानना चाहते हैं। वीज़ा का इंतज़ाम हुआ अफ़गानिस्तान जाने के लिए। फिर वहाँ से दुबई गया, और आप ये देखिए दुबई के बाद फिर मैं काबुल गया, कुछ भी अता पता नहीं था। एक ऐसे देश में गया जहाँ पर मुझे भाषा नहीं आती थी, जहाँ पे कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर आप शहर से ही गायब होने का खतरा है, मतलब कि जो कंधार है, जो गजनी है, जो हेरात है, काबुल से तो एक बार को फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक है, बट ये जो दूसरे शहर हैं यहाँ से तो आपको शहर से ही गायब कर देंगे टेररिस्ट जो है। उसके कई रीज़न्स होते हैं उनके। रीज़न ये भी होता है कि भाई किडनैप करने के बाद जो है वो उस कंट्री से अपनी डिमांड पूरी करवाते हैं, रैंसम के लिए भी कर देते हैं। आप आए दिन देखते भी होंगे कई इंडिया के जो इंजीनियर वगैरह हैं उनके किडनैप वगैरह किए उन्होंने, और भारत सरकार से अपनी मांग भी मनवाई। तो सब खुद ही ऑटोमेटिकली होता चला गया। और फिर शुरू में बहुत मेहनत कह लीजिए, बहुत ज़्यादा खतरे मोल लिया, क्योंकि जगह नहीं मालूम थी कि कहाँ पे उनकी समाधि है। शुरू का 1.5 महीना दिन रात मैंने ढूंढा उनकी समाधि को, पहले क्योंकि ये मालूम था कि कंधार में है, बट कंधार में नहीं थी। कंधार के कई इंटीरियर प्लेसेस पे मैं गया, वहाँ पे भी नहीं मिली। फिर एक वहाँ पे एक मतलब एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि गजनी के पास है। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ जाके पहले अपनी तसल्ली की, उसका वीडियो बनाया। आप उसको वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे डलवाया हुआ है, शेर सिंह राणा अफ़गानिस्तान वीडियोस के नाम से। तो फिर वो वीडियो बनाया वहाँ पे, जिससे कि लोगों को बाद में बताया जा सके हाँ भाई ये चीज़ थी और ये चीज़ हमने खुदाई करके लेकर आए हैं। फिर जब चीज़ मिल गई तो फिर उसको लेके उसको खुदाई करना एक बहुत बड़ा अपने आप में मतलब मुसीबत थी। उसके लिए कई प्लानिंग बनाई, कई योजनाएं बनाई, बट वो योजनाएं सब फेल हो गई। और फिर लास्ट में जो है मेरे को ये कह लीजिए कि चोरी करके लाना पड़ा। और बल्कि पहली बार जब मैं गया तो चोरी कर मतलब खोद नहीं पाया। वहाँ उस दिन बर्फ़बारी होने लगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल वाला एरिया है, तो उस दिन हो नहीं पाया। मेरे आँख में बल्कि आंसू भी आ गए। मेरे को दिख रही वो चीज़, बट मैं लेके नहीं आ पाया। लेकिन फिर मैं दोबारा गया वहाँ पे, और फिर उस दिन सफलता मिली, खुदाई करी, चीज़ आई अपने हाथ में, और फिर वापस आया मैं। और वापस आने के बाद जो क्षत्रिय महासभा है उसको वो सभी सामान जो है लाकर मैंने भेजा, और उन्होंने एक स्मारक बनाकर वो सभी सामान जो है
ये मैनपुरी ज़िला पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पे बेवर एक जगह है, वहाँ पे स्थापित किया। और मेरी माताजी ने उनकी जो मट्टी थी वो गंगा जी में प्रवाहित करके उनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ करवाया। तो ये वो पूरी एपिसोड है। फिर मैं दोबारा से सरेंडर किया फिर 2006 में, और फिर मैं जेल गया तो 2016 में छूटा। फिर इस दौरान मैंने एक बुक लिखी वहाँ पे जेल में ही, जिसका नाम जेल डायरी और एक और किताब आपने हाँ जेल डायरी है, तिहाड़ से काबुल कंधार तक। तिहाड़ से कहा। उसको जो है हार्पर कॉलिंस और इंडिया टुडे ने मिलके पब्लिश किया। वो बेस्ट सेलर भी है एक बुक जो है, और अभी हिंदी में है। और उस पर ही एक बायोपिक भी बन रही है उसी बुक पर, मतलब उसका शेर सिंह राणा ही नाम रहेगा बायोपिक का। फिर 2016 में छूटकर फिर सामाजिक कार्यों में लगा, और अब एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया, जो कि मैंने अभी आपसे बताया पूरा विस्तार से। और अभी उसमें ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या जीवन के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन बस मेरा एक ही 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि मैं देश के लिए और समाज के लिए अच्छे कार्य कर सकूं, और यही भावना हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की भी है। मैं आपको बता दूं, कोई भी जो राजनीतिक पार्टी होती है वो यह बोलती है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम देश के लिए या समाज के लिए ऐसा करेंगे, अच्छा करेंगे। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जब हम सत्ता में आएंगे तब क्या करेंगे, तब लोग देखेंगे। बिना सत्ता में आए भी हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जो है समाज के लिए अच्छे काम करेगी। उसकी पहल हमने अभी कुछ समय पहले वृक्षारोपण करवाई थी। हमने एक मुहिम चलाई थी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ लगाइए, जिससे कि ग्रीनरी बढ़े, जिससे कि प्रदूषण कम हो। अब 17 मई को, जो ये आने वाली 17 मई है, इसमें मेरा जन्मदिन है 17 तारीख को। तो मेरे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने ही मुझसे कहा कि क्योंकि हमारी राष्ट्र से प्रेम करने वाली पार्टी है, तो हम जो है आपके वजन के जितना ब्लड जो है डोनेट करेंगे। तो 17 मई को चंडीगढ़ के अंदर हमारी जो पार्टी का ऑफिस है वहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। और जो देश की रक्षा करते हैं, जो पुलवामा अटैक में सीआरपीएफ वाले जो है हमारे शहीद हुए थे, उनकी याद में और उनके लिए हम जो है मेरे जितना वजन जो है हम उनको ब्लड देंगे। हमारी ये थीम है कि हम भले ही आज देश की बॉर्डर पे जाके गोली मार या खा नहीं सकते, लेकिन हम खून नहीं बहा सकते वहाँ पे जाके, लेकिन हम अपने उन सैनिकों के लिए, उन पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए अपना खून निकाल कर दान तो दे सकते हैं। उनके लिए दे सकते हैं, जिससे कि अगर उनको कोई समस्या हो तो उससे उसकी उनकी सहायता हो सके। तो यही बात हमारी पार्टी को फॉलो करते हुए हम 17 मई को एक बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप जो है चंडीगढ़ के अंदर लगाएंगे। यूट्यूब पर एक वीडियो और भी बहुत वायरल हुई जिसमें शेर सिंह राणा के ऊपर एक पूरा रैप बनाया गया। क्या आपने रैप सुना है कभी? रैप मीन्स मतलब गाने वगैरह? गाना बनाया गया पूरा। बहुत गाने ऐसे हैं जो आप, कोई भी गाना ऐसा जो आपको याद हो, आपने कभी सुना हो? हाँ, मैं मतलब यूट्यूब पर करीब 20-25 गाने बने हुए हैं। मैंने उसमें से 6-7 गाने, 8-10 गाने सुने हुए हैं। कौन सा ऐसा गाना है जो शेर सिंह राणा को याद है अच्छे से? ऐसा एक तो जो सबसे ज़्यादा चलता है, एक्चुअली क्या है, जैसे मैं प्रोग्राम्स में जाता हूँ, अभी मैं कल भी आपको बता दूँ, ये मॉडलगढ़ पड़ता है राजस्थान में, वहाँ पे राणा सांगा जी का कार्यक्रम था। उनका कल जन्म दिवस का कार्यक्रम था, तो वहाँ पे मैं शामिल रहा उस कार्यक्रम में एज ए चीफ गेस्ट। तो वहाँ पर भी वो गाना उन्होंने चला रखा था, ये मान गए तेने राणा जी, हाँ ऊंचे जी। कर दिए काम तेने। एक बार अगर आप व्यूअर्स को गुनगुना के बताएं तो वो बहुत अच्छा होगा। हाँ, ये है कि मान गए तेने राणा जी, का मान गए तेने राणा जी, ऊंचे कर दिए काम तेने, इस तरह का वो सॉन्ग है। और भी कई सॉन्ग हैं जो कुछ बल्कि पंजाबी में भी है, आपको बताऊं, मारवाड़ी में भी हैं, और हिंदी में तो काफ़ी सारे हैं, हरियाणवी में भी हैं, गुजराती में भी हैं इंक्लूड, है ना। तो अभी बट उनके वर्डिंग्स मेरे को ध्यान नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, युवा जो है, आज की युवा पीढ़ी जो है, जो शेर सिंह राणा से परिचित नहीं है, आप क्या चाहते हैं कि वो पीढ़ी आपको कैसे जाने? एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जो एक क्राइम से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा रहा, भले ही वो
मजबूरन किया गया हो या फिर जो भी मजबूरन जोड़ दिया गया हो आपको, या फिर एक उस व्यक्ति के तौर पे जाने जो कि अफगानिस्तान गया सभी सभी प्रॉब्लम्स को लांग के और वहां से पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां वापस लेके आया भारत में, या फिर एक राजनेता के तौर पे किस तरीके से आप चाहते हैं कि युवा पीढ़ी आपको जाने? देखिए, जो अभी तक की लाइफ है मेरी, उसमें चाहे आप इसको अचीवमेंट बोल लीजिए, चाहे अच्छा कार्य बोल लीजिए, तो वो तो ये है कि भाई तिहाड़ जेल से जाकर और अफ़गानिस्तान जाकर जो हमारे सम्राट हैं उनकी समाधि वापस लेकर आया। ये मैं अच्छा कार्य मानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुझे अभी आज तक की लाइफ के हिसाब से वो इसी उसमें जाने। अच्छा, क्राइम की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए मैं 2004 से और 2006 तक एस्केप रहा, और मैं एस्केप होकर अफ़गानिस्तान गया और ये सब कार्य मैंने किया, काम किया। अगर मैं क्रिमिनल टाइप का आदमी होता, ये बहुत ही सिंपल सी मतलब बात है, बहुत ही इसीलिए बहुत सिंपल मैं समझा रहा हूँ कि अगर मैं क्राइम वाला आदमी होता तो ये जो 2.5 साल की मेरी फरारी है, इसको मैं अपने क्राइम में यूज़ करता। मैं लोगों से एक्सटॉर्शन करता, लोगों को धमकी देता और शायद करोड़ों अरबों रुपया कमाता, जैसे कि बहुत सारे लोग विदेश में बदमाशी मतलब विदेश में रह के यहाँ पे रैंसम कॉल करते हैं, बदमाशी करते हैं। तो मैं खुद भी बाहर ही था। ऐसा ना आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई इनको मौका नहीं मिला। मेरे को मौका मिला हुआ है वो सब गलत काम करने का, क्योंकि मैं बाहर था, विदेश के अंदर था, मैं दुबई भी था उस समय। मैं चाहता तो वहाँ से धड़ाधड़ धमकियाँ देता, लोगों से पैसे लेता, लेकिन मैंने अपने घर के पैसे खर्च करके अपने जीवन को बहुत ज़्यादा खतरे में डालकर वो कार्य किया, उस चीज़ के लिए अपनी लाइफ को दिया जो समाज के लिए अच्छी थी, देश के लिए अच्छी थी। तो ये बात बड़ी अंडरस्टूड है कि वो लाइन का आदमी मैं नहीं हूँ। और इतने साल जेल में मैं रहा, कभी दुनिया में कोई ये नहीं बोल सकता भाई शेर सिंह राणा ने हमें कभी जो है कोई गलत वो किया हो या किसी तरह की कोई गलत वो आई हो, है ना। तो और जो कमिंग टाइम है, अब आज से जब से ये पार्टी बनाई है, इस पार्टी को जो बनाने का मकसद है वो है कि मैं लाखों जो बेरोजगार युवा हैं उनको, युवाओं को जो है नौकरी दूं, कोई रोजगार दूं, है ना। तो मैं अब जो आने वाली जो पीढ़ी है वो मुझे इसी बात पे जानेगी। मेरा ऐसा विश्वास है कि शेर सिंह राणा हमें रोजगार देकर गया और बिजनेस देकर गया। अच्छा, एक चीज राजनीति और समाज से हटके, जब शेर सिंह राणा सामाजिक कार्य से दूर होते हैं और राजनीति से दूर होते हैं, तब उन्हें क्या करना पसंद होता है और वो तब क्या कर रहे होते हैं? हाँ, जब आप सामाजिक कार्य और राजनीति से दूर होते हैं, तब आपको क्या चीज पसंद होती है, क्या करना पसंद करते हैं उस टाइम में? अच्छा, एक एक क्वेश्चन और पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हटके, जब शेर सिंह राणा सामाजिक कार्य से दूर होते हैं, पॉलिटिक्स से दूर होते हैं, तो उन्हें क्या करना पसंद है, कैसा लाइफस्टाइल है, और घूमने वगैरह जाते हैं, क्या क्या कर, मतलब जिस टाइम आप इन दोनों कामों से दूर होते हैं तो आप क्या करते हैं, कैसा लाइफस्टाइल पसंद है आपको उस दौरान? देखो मेरा लाइफस्टाइल तो है बहुत ही सिंपल, आपको देखने में ही समझ में आ जाएगा। बाकी मुझ पर ऊपर वाले की बहुत कृपा है। एक अच्छे परिवार में मुझे जन्म दिया, बहुत ही अच्छी शिक्षा दी, पढ़ाई लिखाई करवाई मुझे। तो और सभी साधन मुझे पारिवारिक रूप से ही बचपन से ईश्वर ने प्रोवाइड कराए। तो लेकिन जो जिस समय मान लीजिए राजनीति तो खैर अभी शुरू हुई, और पहले तो सामाजिक कार्य में ही इन्वॉल्व रहते थे। अभी जब ये सब नहीं कर रहे होते हैं, वैसे बहुत कम टाइम मिलता है, मैं आपको बता दूं। आप मान लीजिए कि महीने में 25 दिन तो मेरा यही रहता है, 2-3 दिन 4 दिन मिलते हैं अपने लिए। तो वो उसमें आधा टाइम तो सोकर बीत जाता है, क्योंकि कई कई दिन तक मेरे को सोने को नहीं मिलता। कभी मौका मिल जाता है तो मेरे को जो अच्छा लगता है, जो मेरे को सबसे ज़्यादा मन को अच्छी फीलिंग आती है, वो होती है कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं गाना चलाते हुए, है ना। कोई मेरे को ऐसे घुमाए गाड़ी के अंदर, हम थोड़ा सा दूर जाएं, तो कभी कभी मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे अगर मेरे को समय मिलता है तो निकाल लूं उसके लिए। कौन सा गाना ऐसा है जो शेर सिंह राणा गाड़ी में चलते हुए हमेशा सुनते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई गाना नहीं है कि मैं हमेशा सुनता हूँ, लेकिन अभी जो मेरे को गाना सुनने में अच्छा लगता है वो जो एक हवाएं हवाएं गाना है,
वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, पत्रकारिता के ऊपर एक सवाल है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं आजकल एक मौजूदा दौर की पत्रकारिता में मुद्दों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, नेताओं को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और विकास का मुद्दा गायब है, नौकरियों का मुद्दा गायब है न्यूज़ चैनल से। गौ हत्या पे और मुसलमान और हिंदू पे केवल इसी पे डिबेट्स आती हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, या फिर मीडिया के पास मुद्दा नहीं है, देश इतना साफ हो गया कि नौकरियां सबके पास हैं, विकास हो रहा है और सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं? तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप भी देखते होंगे चैनल्स और आप ये चीज़ देख रहे होंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये मैं आपको अपनी विचारधारा नहीं बता रहा हूँ, एक आम पब्लिक की विचारधारा बता रहा हूँ कि आज के समय में न्यूज़ चैनल से लोगों का विश्वास जो है वो काफ़ी हद तक घट चुका। आपको दो ही तरह के दर्शक मिलेंगे। एक दर्शक होगा जो ये कहेगा कि ये जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल्स की बात कर रहा हूँ, ये जो न्यूज़ चैनल है पर्टिकुलर ये सब बीजेपी के हायर्ड न्यूज़ चैनल है। और दूसरा वर्ग ये मिलेगा कि ये जो न्यूज़ चैनल है ये जो है कांग्रेस या फिर किसी अन्य पार्टी के हायर्ड चैनल्स हैं। किसी भी चैनल के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है जिसके लिए आम पब्लिक ये बोल दे कि ये बिल्कुल बिना किसी पक्षपात की खबरें दिखाता है ना। देखिए, न्यूज़ चैनल पे दो तीन तरह की खबरें चलती हैं। जो पॉलिटिकल न्यूज़ है उसके लिए लोगों का विचार ये है जो मैंने आपसे बता दिया, और मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप यहाँ से कहीं पर भी चले जाइए, 1000 आदमियों से पूछ लीजिए, 1000 आदमियों से आप पूछेंगे, 1000 के 1000 जो है आंसर यही देंगे। बस अंतर ये होगा, कोई कहेगा कि जी वो चैनल कांग्रेस चलाती है, वो कहेगा कि जी वो चैनल भाजपा वाले चलाते हैं, लेकिन आंसर यही आएगा। और जो दूसरे जो खबरें होती हैं उसमें मान लीजिए जो एक तरीके से जिनको आप बोलेंगे ऑफिशियल्स खबरें होती है, मतलब नेचुरल खबरें होती हैं। मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे मर्डर हो गया, कोई रेप हो गया, तो वो क्रिमिनल केसेस की खबरें होती हैं, तो उसके लिए तो कोई पार्शलिटी वगैरह हुआ नहीं करती है ना। और मान लीजिए स्पोर्ट्स की खबरें हैं, उसमें भी कोई पार्शलिटी नहीं होती। तो सिर्फ क्योंकि न्यूज़ चैनल ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ चलाती हैं, तो पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए लोगों का व्यू ये है जो मैंने आपसे बताया। शुक्रिया सर। तो ये थे शेर सिंह राणा, जिनकी ज़िंदगी जो है अब तक एक रोलर कोस्टर राइड रही है। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं ज़िंदगी में, और फिलहाल एक राजनीतिक पार्टी खोली है। सपने बहुत बड़े हैं, उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगले हफ्ते ज़रूर लौटेंगे किसी एक अन्य पर्सनैलिटी के इंटरव्यू के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।